अभी हम मौजूद हैं भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, समाजवादी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव जी के, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव जी के पास आज मैं इनका स्टोरी करने के लिए आया हूं स्काई i24 के तरफ से। सर, आप मुझे बताएं कि आपका प्राइमरी एजुकेशन कहां से शुरू हुआ? फुलपरास मिडिल स्कूल से मेरा प्राइमरी शुरू हुआ और फुलपरास हाई स्कूल से मैट्रिक हुआ और इसके बाद मैं RK कॉलेज मधुबनी से ग्रेजुएट किया। BSc बोटनी ऑनर्स था मेरा। इसके बाद मैं पटना लॉ कॉलेज में गया। और तो सर लॉयर भी हैं, LLB भी किए हुए हैं। उसके बाद मैं सर से पूछना चाहूँगा कि 77 का जो JP मूवमेंट हुआ उसमें आपने क्या योगदान दिया था सर? 1977 का JP आंदोलन का AP सेंटर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है। चूँकि सूरज बाबू की लाश 21 अप्रैल 1973 को टाटा सिल्वे रांची में मैनेजमेंट के खिलाफ, पूंजीपति के खिलाफ ट्रेड यूनियन का काम भी करते थे। बाबू सूरज नारायण सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, जो इस जिला के एक महान न केवल फ्रीडम फाइटर थे बल्कि गरीबों के एक मसीहा थे। यहाँ सभी लोगों का ध्यान रखते थे और लोहट चीनी मिल में मजदूरों का उनका बड़ा सा संगठन था। लोहट चीनी मिल, सकरी चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल, आज वो मिल बंद है, दुर्भाग्य है। तो 72 में MLA भी हो गए थे। मधुबनी उस समय में विधानसभा क्षेत्र था। हम लोग वहाँ BSc फाइनल ईयर के छात्र थे, तो उसी से उनका प्रेरणा हम लोग को ज़्यादा कदा मिलता रहता था। यहाँ तक कि 1973 में जब वो जा रहे थे तो छात्रावास में हमको CA फेयरवेल के लिए लड़कों ने बुलाया 1 साल बाद, 72 में पास करने के बाद। उसी समय सूरज बाबू छात्रावास में आए। चूँकि उनको 1 मई को मजदूर दिवस हर बार गंगा सागर पोखरापुर मनाते थे और हम लोग जाते थे, तो उसी में वो आ गए थे और वहाँ वो बोले थे सूरज बाबू कि मैं जा रहा हूँ बहुत बड़े पूंजीपति के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ने टाटा सिल्वे रांची। हो सकता है मैं नहीं भी आ सकूं, लेकिन यदि मैं आ गया तो 1 मई को मजदूर दिवस यहाँ होगा, उसमें आप सब लोग उसमें आएँ। बस यही कह के ट्रेन पकड़ लिए और चले गए टाटा सिल्वे रांची। उसके बाद उनका लाश ही मिला, लाश को कीमा बना दिया गया पूंजीपति के मैनेजमेंट के द्वारा। बहुत सारे नाम थे, अब तो जांच का विषय है कि किन किन लोगों का। केदार, उस समय में केदार पांडे की सरकार थी बिहार में और संयुक्त बिहार था। रांची भी बिहार के अंदर ही पड़ता था और बिहार पटना राजधानी थी, राजधानी आज भी है पटना। तो केदार पांडे कांग्रेस की सरकार थी। चूर चूर के लाठी से सत्याग्रह वो कर रहे थे वहाँ पर मैनेजमेंट के खिलाफ, गरीबों के हक में, मजदूरों के हक में। तो उस समय में चूर चूर के उनके लाश को कीमा बना दिया गया। वह लाश जब बांस घाट पर आया, पहली बार लोकनायक जयप्रकाश नारायण 74 में हम लोग लोकनायक की उपाधि हम छात्रों ने, नौजवानों ने उनको दिया। लेकिन वो तो 42 आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। वो चरखा समिति में कदम कुआं में 10 आदमी 15 आदमी से सर्वोदय वालों से बात करते थे, वो समय था उनका। लेकिन उनको चूँकि 42 के आंदोलन में बाबू सूरज नारायण सिंह जी ने अपने कंधे पर उठाकर 42 के आंदोलन में 42 के आज़ादी के संग्राम में कंधे पर लेकर और जेल से बाहर निकलवाने का काम किए थे। तो उनको बहुत अपने भाई के तरह सूरज बाबू को मानते थे और सोशलिस्ट विचारधारा तो मिलता ही जाता था। सूरज बाबू शुरू से समाजवादी विचारधारा के नेता रहे, इसीलिए हम लोग भी उनके सानिध्य में हम लोग नज़दीकी हम लोग का बढ़ा। क्योंकि हम लोग बचपन से ही ISC से ही हम लोग डॉक्टर लोहिया की छोटी छोटी किताब पढ़ के उनसे प्रभावित हो गए थे, डॉक्टर लोहिया के विचार से। तो जब टाटा सिल्वे रांची से लाश आता है बांस घाट पटना में, तो जयप्रकाश नारायण वहाँ आते हैं पहली बार और वहाँ देख करके वो इतना गर्वित हो गए कि मेरे भाई को ब्रिटिश सरकार ने नहीं मार सका। आज आज़ाद भारत में कांग्रेस की सरकार में इस तरह की हालत, कीमा बना दिया गया मेरे भाई को जो हमको कंधे पर उठाया था 42 में। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा।
मैं इसीलिए कहा मधुबनी एपी सेंटर है 1974 के आंदोलन का, तब आता है 1977। 74 आंदोलन का एपी सेंटर इसीलिए हुआ, वह लाश नहीं होता तो उस समय जेपी सर्वोदय छोड़कर मैदान में नहीं आते, तो उनको दर्द हो गया। और जेपी बहुत बड़े भावुक भी थे और उनको इतना ज़्यादा भावनात्मक लगाव था बाबू सूरज नारायण सिंह से कि वो कहे कि छात्रों अब तैयारी करो, मैं 4 महीने 5 महीने बाद तुम लोग को नेतृत्व दूंगा, तब तक तुम लोग शुरू करो कार्यक्रम। इस हत्या के खिलाफ जगह जगह कॉलेजों में जगह जगह काला दिवस मनाने लगा, छात्र लोग उद्वेलित हो गए। हम लोग उसी आंदोलन में, चूँकि लॉ में थे ही अंतिम में, हम लोग उसमें लग गए। और उस समय पटना यूनिवर्सिटी में लालू जी थे तो ये छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष हुए और नीतीश कुमार भी थे। स्टीयरिंग कमेटी बना, संचालन समिति, उस संचालन समिति में सभी जिला अध्यक्ष, हम मधुबनी जिला का हमको अध्यक्ष मनोनीत किया गया छात्र संघर्ष समिति का। उस समय पार्टी नहीं आ रही है अभी पॉलिटिकल, और छात्र संघर्ष समिति में पूरे हर जिला में छात्र संघर्ष समिति का गठन हो गया। और अध्यक्ष छात्र संघर्ष समिति का बिहार प्रदेश का लालू जी, चूँकि यूनिवर्सिटी में वो जीते हुए थे, वहाँ अध्यक्ष थे पटना यूनिवर्सिटी राजधानी में, तो वो अध्यक्ष हुए। और उसी स्टीयरिंग कमेटी में पदेन सदस्य हुआ सभी छात्र संघर्ष समिति के लोग। 74 के आंदोलन की ही उपज लालू जी हैं और नीतीश कुमार जी हैं, और उसमें सुशील मोदी भी है और लोग भी। आज आप भी सर जेल में थे? मैं 2 साल जेल में रहा मीसा। कौन से जेल में? ये हमने पहले दरभंगा, हमको यहाँ से मधुबनी में अरेस्ट किया, और मधुबनी में अरेस्ट करने के बाद दरभंगा जेल, दरभंगा जेल के बाद फुलवारी शरीफ में रहे। तो हाई कोर्ट से जब एडवाइजरी कमेटी बना कि हम लोग पर रेल उखाड़ने का आरोप लगाया गया, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लालू जी को भी बंद किया, नीतीश जी भी, हम लोग सब मीसा वाला बंदी हैं। तो हम लोग फुलवारी शरीफ जेल से छूटे 76 के लास्ट में, और 77 में चुनाव लड़ गए तो बेले हो गए। तो मेरा ये कहना है कि यदि जेपी उस दिन संकल्प नहीं लेते तो 74 का आंदोलन को नेता नहीं मिलता। उस समय इतने कदावर नेता मिल गए जो 42 के आंदोलन के हीरो थे, जयप्रकाश नारायण, इसीलिए वो आंदोलन पूरे देश में फैल गया। और जेपी ने कहा कि अब मैं चैन नहीं बैठने, इस सरकार को मैं चैन नहीं रहने दूंगा, इसीलिए मेरे भाई का हत्या करवाया इसका। और उस समय में गुजरात में मोरारजी देसाई ने सत्याग्रह, पूरे देश में आंदोलन फैल गया और 74 का आंदोलन सफल हुआ। 77 में जनता पार्टी बनी, तो जनता पार्टी सब पार्टी को मिला के जो समाजवादी विचारधारा है और भी लोग थे सब मिल के बना। और 77 में यहाँ सत्येंद्र बाबू अध्यक्ष थे प्रदेश के, कर्पूरी ठाकुर जी लीडर हुए और जाकर मुख्यमंत्री हुआ। तो मैंने 77 में फुलपरास से मैं एमएलए हो गया। मैं आ रहा हूँ सर उस पर। 77 में जब आप एमएलए बने तो उस टाइम में आपकी उम्र मात्र 25 साल थी। हाँ, मात्र वोटर लिस्ट में 25 साल ही मेरा उम्र था। तो 3 महीना के बाद एक टफ डिसीजन आपने लिया और इस्तीफा के बाद वैचारिक आधार पर डॉक्टर लोहिया ने कहा था जो बहुसंख्यक पिछड़ा है, जिसकी आबादी ज़्यादा है, वो कम आबादी वालों के लिए जब खाद बन जाएगा तो समतामूलक समाज का नींव डल जाएगा, समतामूलक समाज यहीं से बनेगा। तो मैंने उस सिद्धांत को मान के, पद को हम बड़ा चीज़ नहीं समझकर एमएलए पद से 3 महीने के भीतर इस्तीफा दे दिया और जन नायक कर्पूरी ठाकुर यहाँ फुलपरास से चुनाव जीत गए। उस समय जनता समाजवादी था, क्योंकि यहाँ राम जयपाल सिंह यादव बरादरी को देख करके, जनसंख्या को देख करके यहाँ चुनाव लड़ने आ गए, कांग्रेस के थे। जमानत जब्त हो गया राम जयपाल सिंह यादव का, कांग्रेसी उम्मीदवार का, और कर्पूरी ठाकुर जी 67,000 वोट से जीते, हम 40,000 वोट से यहाँ जीते थे। उस समय जनता जातिवादी नहीं था, अन्य जनता कोई गोलबंदी में नहीं था, विचारधारा समाजवादी, ये धरती समाजवादी था। आज ये समाजवादी, आज ये धरती, अफसोस है मैं धरती के विषय में नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ, आज तरह तरह के, आज तुलसी का पौधा उखाड़ के धतूरा का पौधा लग रहा है। तो सर 77 में कर्पूरी जी मुख्यमंत्री हुए फुलपरास से जीत के, उसके बाद सर आप एमएलसी कब बने? नहीं, वो तो 1 साल बाद 78 में जाकर, हाँ 78 में जाकर बहुत हम पर पार्टी का दबाव हुआ कि आप बाहर कैसे रहेंगे 5 साल, आपने चुनाव जीता था। मैंने कहा नहीं, मैं इसके लिए नहीं आया था, मैं तो कर्पूरी जी के लिए निष्ठा, चूँकि गरीबों के सर्वमान्य नेता कर्पूरी ठाकुर हैं और बड़े समाजवादी नेता हैं, इसीलिए इनके लिए खाद बनने के लिए मैंने इस्तीफा दिया था।
मुझे कुछ बनने का नहीं है, मुझे संगठन, तो मुझे संगठन में रखा गया था जनता पार्टी में। तो सर एमएलसी कब तक रहे आप? कंटिन्यू 89 तक रहे। फिर 89 में पहली बार आप पहली बार बीपी सिंह साहब आए यहाँ पर, बीपी सिंह जी जन मोर्चा बना, क्योंकि बिहार जो है प्रयोग स्थल है हर आंदोलन का। चंपारण से महात्मा गांधी जी ने 42 के आंदोलन का प्रयोग किया चंपारण से, जयप्रकाश नारायण जी 74 में प्रयोग किए, 77 में पूरा देश स्वीकार कर लिया बिहार के आंदोलन के नेतृत्व को। और उसी तरह से 89 में बीपी सिंह साहब जन मोर्चा बना करके आंदोलन शुरू किया। मंडल आयोग तो बाद में आता है 90 में। 89 में जन मोर्चा बना करके मैं पार्लियामेंट के अंदर गया, तो 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग आया पार्लियामेंट के भीतर, कैबिनेट में पहले पास हुआ और बीपी सिंह के नेतृत्व में मंडल आयोग लागू हो गया। फिर जब तीसरी बार आप लागू होते हुए चल दिया, बीजेपी के लोग सोमनाथ से यात्रा शुरू किया मंडल आयोग के खिलाफ में, भाजपा के लोग, जिसके चलते सरकार 13 महीने रही, सरकार चली गई। फिर चुनाव हुआ 91 में। हाँ 91 में फिर मैं पार्लियामेंट चुनाव जीत गया और 91 से 95 तक लगातार पार्लियामेंट। फिर 96 में चुनाव हुआ। 96 में तीसरी बार जब आप जीते तो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री बने खाद्य आपूर्ति। मैं जीता तो मुझे प्रेरणा मिली। एक गांव में जब मैं चुनाव में घूम रहा था तो एक बूढ़ी को देखा जो कर्मी के साग खा रहा था नमक दे के। रोटी नहीं था उनको, न गेहूँ था न चावल था उसके घर में, जो उसका मजदूरी कर रहा था उसका बेटा जो बिहार से बाहर चला गया था। तो देखा मजदूरी कर बिहार से बाहर, मतलब वर्धमान उस समय लोग जाते थे, कलकत्ता जाते थे, उस समय नहीं जाते थे उधर, लेकिन धीरे धीरे लोग बिहार से बाहर भी जाने लगे। तो देखा कि उसको लड़का लौटा नहीं था तो उनके घर में अनाज नहीं था। तो मैंने उसको प्रणाम किया बूढ़ी को, इसी कोसी इलाके में, वो कुपहा के पास गाँव है। तो मैं गया तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे ही लोग आते हैं, कोई तो कुछ करते नहीं हैं, हम तो बूढ़ी हैं, हम क्या वोट देंगे, लेकिन आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने मुझे लगभग हमको लगता है 65 साल की बूढ़ी थी, अपना बाल, पका हुआ बाल हमारे माथे में दिया। मुझे लगा कि इस बूढ़ी का रोटी का इंतजाम होना चाहिए। संजोग ऐसा था, मैं क्या जानता था कि मुझे फूड मिनिस्टर हो जाऊंगा, मैं देश भर के खाद्य मंत्री बन जाऊंगा, नागरिक आपूर्ति खाद्य मंत्री। लेकिन 96 मंत्री बना तो पहला काम मैंने किया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल। जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, 36 करोड़ लोग उस समय में योजना आयोग का आकलन हुआ था, उसको हमने 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल, सस्ता अनाज योजना चल रहा था, जन वितरण प्रणाली योजना, इस योजना को हमने रिवैम्प कर दिया। रिवैम्प करके बना दिया इन नाम लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, केवल लक्षित गरीबों की ओर, केवल गरीबों के लिए हम 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये चावल का योजना हमने मंजूर किया। और वो कैबिनेट से करवाना पड़ा, पूरा केंद्रीय कैबिनेट ने उसको मंजूर किया। देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, उनका बहुत पूरा सहयोग मिला और कैबिनेट के सब लोगों ने सहयोग किया। केवल वित्त मंत्री को छोड़कर उनका जिक्र करना ठीक नहीं है, क्योंकि कैबिनेट में कोई निर्णय सर्वसम्मति से हो जाता है तो उसका निर्णय बाहर कहने की बात नहीं है। लेकिन कैबिनेट से ये पारित हो गया, 36 करोड़ लोगों को 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। आज वह योजना इस कोरोना के संकट काल में, कोरोना से तो 14 दिन बाद लोग मरते हैं, भूख से पहले मर जाते यदि योजना नहीं होता गरीबों के लिए और संगठित मजदूरों के लिए। और आज उस योजना पर 3-3 महीना का अनाज एक ही बार उठ रहा है। ये कोरोना में एक अच्छा काम आ रहा है वो गरीबों का योजना, सस्ता अनाज योजना। इसके बाद मैं 96 के बाद, आपको मालूम है 1 साल से ज़्यादा पूंजीपति और जो षड्यंत्र चलता है, दिल्ली में जो गरीबों का काम करेगा वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकता है, क्योंकि दिल्ली है दलालों का या धन वालों का। इसीलिए डॉक्टर लोहिया ने भी ये बात कहा था। तो मैं गरीबों के हित में काम किया, इसीलिए हम ज़्यादा दिन नहीं रह सके, हमको हटा दिया गया। किसी का नाम मैं जिक्र नहीं करता हूँ, यदि मैं इतना बड़ा काम नहीं करता तो मैं बना रहा था मंत्रिमंडल। इसके बाद फिर चुनाव हुआ 99 में, फिर मैं चुनाव जीत गया। आ रहा हूँ सर मैं उस पर। 99 से 2003 के बीच एक बहुत बड़ा काम जो आपने किया, 6 जून 2003 को कोसी महासेतु का आधारशिला, जिसमें आपने अटल जी को बुलाया था, उसकी क्या कहानी? अब पहले तो मैं 98 में चुनाव, यहाँ हम लोग हार गए,
चूँकि 3 जगह चुनाव हो गया, 3 जगह बटा, समता पार्टी अलग लड़ा, मैं अपना लड़ा अलग, और प्लस आरजेडी लड़ा, तो 13 महीना चला, वो ख़त्म हो गया। 99 में फिर मैं जब चुनाव जीत कर आया, तो इसके बाद 96 में ही ये जो कोसी पुल बना, NH नेशनल हाई रोड जो मंजूर हुआ, वो देवगौड़ा जी के मंत्रिमंडल में 31 मार्च 1997 का हुआ। मैं अप्रैल में हटा हूँ। इसको पास करा के NH जो केवल 310 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर 28 NH से लेके और फारबिसगंज तक 310 किलोमीटर नेशनल हाई रोड 4 लेन, ये योजना, चतुर्भुज योजना, ये जो कॉरिडोर है ये बना है, मंजूर हुआ। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में ये चला जाएगा वहाँ तक, सिलचर तक, पोरबंदर टू सिलचर कनेक्ट हो गया। ये उत्तर बिहार का एक, मैंने कहना चाहिए कि बहुत बड़ा ये काम हुआ सामरिक दृष्टिकोण से। जैसे आज हो रहा है दूसरे देश से, कोई घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कोई युद्ध होगा तो टैंक इसी रोड पर खड़ा रहेगा। इसलिए सामरिक दृष्टिकोण से भी लाइफ लाइन हुआ ये रोड, जीवन रेखा बन गया इस इलाके के लिए। इस रोड को हम लोग मंजूर किया, लेकिन पैसे उसमें उतने नहीं थे, केवल रोड बन रहे थे, पुल नहीं बन रहे थे। कोसी जो आपने कहा महासेतु, तो फिर हम लोग 99 में जब आए तो NDA में हम लोग जीत गए, NDA जदयू से। तो NDA से जीत गए तो 2.5 लाख वोटों से लगभग जीते थे। तो NDA में जीतने के बाद 2002 में हम लोग, उससे पहले 2000 में ही हम लोगों ने एक पूरे तरह टीम बनाया, ग्रुप बनाया MP का, उत्तर बिहार का, और सब लोग जाकर प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किए। हम पैनल चेयरमैन भी लोकसभा में रहे, जब स्पीकर नहीं होते थे तो हाउस को कंडक्ट करने का काम हमको 10 साल तक हम किया। तो हम वहाँ सबको ले गए तो मान लिया लोग, कहा कि ठीक है इसमें और पैसे दिए जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाया। तो हम लोगों ने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब को निर्मली 6 जो है 2000 में प्रोग्राम रखा, वहाँ रखा, तो वहीं पर वो ऐलान कर दिए कि ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, पहले से योजना चल रही है। ऑन गोइंग योजना को, ऑन गोइंग जो केंद्रीय प्रोजेक्ट है उसको मंजूर करने में प्रायोरिटी दी जाती है। नया मंजूर करने में टाइम लगता है, लेकिन वो ऑन गोइंग होता है, उसको पैसे मिल जाते हैं। तो उनको मिल गया 5000 करोड़, पूरा पुल उल सब आपका, कमला बलान, झंझारपुर सब ये हो गया, NH हो गया। इसके बाद 2002 में जो दंगा हुआ था, उसमें मैं बोला था लोकसभा में, NDA का परवाह नहीं करके हिंदुस्तान